नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर से बात पते की करेंगे, बात नमाज की होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तुष्टीकरण की राजनीति देखने को मिल रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया कि सड़कों पर नमाज जायज नहीं है, तो इस वक्त कई कट्टरपंथी जहां पर बौखलाए हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी का भी आरोप है, क्योंकि अखिलेश यादव का थोड़ी देर पहले बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि देश में कानून है कि किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं है, देश में संविधान है किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, योगी आदित्यनाथ ये तय नहीं कर सकते हैं। बवाल मचा हुआ है। हालांकि 2027 में क्या वाकई हम देखेंगे एक बार फिर से 80-20 का फॉर्मूला योगी आदित्यनाथ दोहराते नजर आएंगे, क्योंकि 2017 और 2022 में यही तस्वीर देखने को मिली थी। नमाज पर बवाल है तो हमारे भी सवाल है। कई खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुलाकात आपकी करवाते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। निखिल साहब हैं समाजवादी पार्टी से। निखिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आप मेरे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। बिनू मैन साहब हैं बीजेपी से। बिनू मैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जुहैर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, सीनियर जर्नलिस्ट आप हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और उनेश साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आप एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम निखिल साहब से। निखिल साहब, योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्लियर कहा गया है कि कानून तोड़ोगे तो सजा मिलेगी, और तो और नमाज को लेकर उन्होंने ये कहा कि भैया सड़कों पर नमाज होती है तो जाम हो जाता है, और जो व्यवस्थित चीज है उसे व्यवस्थित ही रहने दिया जाए, अव्यवस्थित ना हो। तो सवाल क्यों? हालांकि आप सवाल का जवाब दीजिएगा, उसके बाद सवाल भी पूछिएगा। बिनू मैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल साहब, सबसे पहले हर चीज उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जिनको कुछ व्यक्ति बाबा भी बोलते हैं और कुछ व्यक्ति भ्रष्ट जी भी बोलते हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक बात बोली है और एक बात में उन्होंने ये प्रतीत किया है कि उन्होंने धमकी दी है। उन्होंने बिल्कुल भी किसी भी समाज को अपना प्ली नहीं करा, किसी भी समाज को, किसी समाज से वेदना नहीं करी, किसी भी समाज से रिक्वेस्ट नहीं करी। एक मुख्यमंत्री का काम क्या होता है कि पूरी जनता उसके प्रति होती है और पूरी जनता की प्रति समर्पण उसका सबसे पहला कर्तव्य होता है। पर योगी आदित्यनाथ जी की जो, अगर आपने भाषा शैली देखी होगी, वो तो बिल्कुल साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं। अरे भैया, कम से कम आप उस समाज को, जिस समाज के बारे में आप इतना हेट रहते हो, आप इतना उसको हेट करते हो, कम से कम अपनी वाणी तो हेट मत करिए। कम से कम उनसे आप रिक्वेस्ट कर लेते हो, क्योंकि आप एक मुख्यमंत्री, उनसे कम से कम ये बात बोलते कि भाई आप ऐसा कर लीजिए। और दूसरी बात, ये सरकार उन्हें जमीन क्यों नहीं मुहैया करवा पा रही है? अगर गुरु अगर शुक्रवार को अगर जुम्मे की नमाज होती तो कम से कम एक दिन, कम से कम आधा घंटा की जमीन अलॉट करवा दे कहीं ना कहीं, तो जिससे ट्रैफिक जाम ना लगे। ठीक है बिनू मैनन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ धमकी दे रहे हैं। भाई, आप मुसलमानों को धमकी क्यों देते हैं? आप मुसलमानों को हमेशा से धमकी देते रहे हैं, और आज जब मुसलमान चाहता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देता है तब भी आपको दिक्कत, मुसलमान नमाज पढ़ता है तब भी आपको दिक्कत। बिनू मैनन साहब, ये मैं नहीं, निखिल साहब पूछ रहे हैं, मैं सवाल देखिए हर्ष जी, देश की प्रॉब्लम ऐसे सूडो सेक्युलर से है जो नकली सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की एक इंस्टेंस से आपको बताऊं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। लखनऊ में मदई साहबा का जो प्रोसेशन था, वो 22 साल से जो है नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार रही, समाजवादी की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, परंतु 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको लखनऊ में पारित करने का काम किया, उसके ऊपर से बैन हटाने का काम किया। और जहां तक नमाज की बात है, नमाज जो है इस्लामिक कंट्री, चाहे यूएई ले लो, कतर ले लो, दुबई ले, हर जगह बैंड है। इवन अबू धाबी में 1000 दिरहम और दुबई में 500 दिरहम का इसके ऊपर फाइन है कि अगर सड़क में आप नमाज पढ़ते हैं और सड़क की आवाजाही को बाधित करते हैं। और अगर आप इस्लामिक स्क्रिप्चर्स को देखें तो कई सारे हदीस हैं जिसमें सड़क पर नमाज को मना किया, जैसे सही अल बुखारी 2465 हो गया, सुनन अल अबू दाऊद 2629 हो गया। ऐसे कई सारे हदीस हैं जिसमें रोड में लोगों की आवाजाही को बाधित कर नमाज पढ़ने पर रोक लगी हुई है। संक्षेप में ये समझाइएगा कि योगी आदित्यनाथ क्या मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं? बस इतना सवाल का जवाब। मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ? क्योंकि निखिल साहब, कोई धमकी नहीं है, किसी चीज को, रूल्स एंड रेगुलेशन को
बड़ी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाएगा और इसको जो है बड़े स्ट्रांग शब्दों में चलिए, योगी ठीक है, मैं आदित्यनाथ। चर्चा को फिर आगे बढ़ाऊंगा। अरुणेश साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि एक एक छोटा छोटा ओपनिंग कमेंट ले रहा हूं, उसके बाद चर्चा हम विस्तार से करेंगे। अरुणेश साहब, क्या दोबारा से हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति देखने को मिल रही है? 80-20 का फॉर्मूला जो खुलेआम हमने देखा है 2017, 2022 में, 2027 में भी वही अपनाया जाएगा? अरुणेश साहब, देखिए, ऐसा है कि अगले साल यूपी में है चुनाव, तो उसकी जो भूमिका है ना, वो उसकी अभी से तैयारी की जा रही है। और आपको याद होगा कि बटेंगे तो कटेंगे, 80 और 20, ये जो इस तरीके के नारे हैं ना, ये माननीय जो है योगी जी के द्वारा है। हालांकि मैं उनके उस फैसले का कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, इसका मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो धर्म है, जो आस्था है, ये किसी भी धर्म से आप जुड़े हुए हों, किसी भी भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में, ईसा मसीह में आपकी आस्था हो, वो आपका व्यक्तिगत विषय होता है, वो निजी विषय होता है। आप अपने घर में नमाज पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, तो ये पब्लिक प्लेस में नमाज नहीं पढ़ा जाना चाहिए। और ये भी बात सही कह रहे थे अभी आपके एक पैनलिस्ट कि चाहे यूएई हो या और भी हमारे जो बड़े मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो तो पूरी तरीके से मुस्लिम देश हैं, वहां पे भी सड़कों पर नमाज पढ़ने का कोई नियम कानून नहीं है, तो हमारे देश में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इसका ऑप्शन क्या है? तो इसका ऑप्शन ये है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो खुद समझदारी दिखाए, और या फिर अगर उनके पास जगह की कमी है तो जिला प्रशासन से जिस भी जिले से वो संबंधित हैं, वहां पर उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई उनको आधे घंटे के लिए थोड़ा सा जगह, कोई एक निर्धारित जगह कर दी जाए जो मेन रोड से दूर हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने जो अभी ये बात कर रहे थे ना कि धमकी दिया है, या एक तरीके से हड़काया है, डांटा है, या नहीं तो अगर ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा कर देंगे, तो उनकी देखिए, वो तो वैसे भी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, तो उनका जो अंदाजे बयां है ना, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो धमकाने जैसा मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि वो उन्होंने उनकी एक बात सुनी, उन्होंने कहा था अगर आप संवाद से समझ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, जब आप नियम कानून तोड़ेंगे तो फिर जो जिला प्रशासन है या जो पुलिस प्रशासन है वो नियम के अनुसार कार्रवाई निखिल करेगा। साहब, फिर तो इसमें आपको भी क्या कहेंगे आपत्ति कि है? आप ये भी तो ठीक धमका बात रहे हैं। है। मैं आता हूं जुहैर साहब से एक क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं आता हूं जुहैर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि देखिए जो अरुणेश साहब ने कहा कि ना तो योगी आदित्यनाथ ने धमकी दी और जो फैसला है वो कहीं ना कहीं सही है। मैं निखिल साहब से इसका जवाब दूंगा क्योंकि समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है और बीजेपी भी इसका जवाब देगी, लेकिन जुहैर साहब आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं अलग अलग जगहों पर बात करूं तो ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि जबरदस्ती कोई घर खाली पड़ा है, वहां पे जाइए, सामूहिक नमाज पढ़ लीजिए, फिर उस पर भी बवाल हो जाता है, सड़क पर नमाज पढ़ लीजिए। तो अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि भैया व्यवस्थित चीजें हैं, अव्यवस्थित मत करिए, तो उसमें गलत क्या है? जुहैर साहब जी देखिए, मैं इसको बिल्कुल अलग दृष्टि से देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और जो मुख्य लड़ाई है 2027 के जो विधानसभा चुनाव। निखिल साहब, क्योंकि देखिए अरुणेश जी ने जो बातें कही वो फैक्ट है और वो किसी पार्टी के लीडर नहीं है। अरुणेश साहब एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बात तो ठीक है कि अगर आपको नमाज पढ़ने की इजाजत चाहिए, अगर आप कहीं और नमाज पढ़ना चाहते हैं, बाहर नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो आप इजाजत लेकर पढ़िए। अगर आप वैसे नमाज पढ़ेंगे तो दिक्कत तो होगी, फिर सवाल क्यों? सबसे पहले तो मैं कैपिटल टीवी के माध्यम से सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ, सभी युवा, सभी मोर्चों के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से एक बात पूछना चाहता हूँ, अरे भैया जब चुनाव आता है तो आप चुनाव के समय भी ऐसे धार्मिक मुद्दे लेकर आते हैं? हमने समय पर हर समय देखा है कैसे जब चुनाव आने वाला हो, इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, सभी पार्टी चुनाव मोड में एक्टिव हो चुकी है या कुछ बस होने वाली है बहुत जल्द, पर जैसे ही एक धार्मिक मुद्दा फिर से भारतीय जनता पार्टी ले आती है। अरे भैया 9 साल से आप प्रदेश में थे, आपने कब ऐसा मुद्दा उठाया? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ 9 साल में क्या योगी जी की आपको एक भी स्टेटमेंट अगर ऐसी हो तो आप मुझे बता देना। अगर कोई स्टेटमेंट आप भूल चूक कर दोगे पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती सरकार। हम तो सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं भैया 9 साल में आपने कितने इंतजाम किया है? और हालांकि बात कभी मंदिर मस्जिद की नहीं होनी चाहिए, जितने भारतीय जनता पार्टी ने मस्जिद तोड़ी उतनी भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर तोड़े हैं, तो ये किसी की नहीं है। बेदुमैन साहब जल्दी से जवाब दीजिए। सगे संबंधी है, इसलिए जनता ने इनको
इन चीजों को समझकर जनता ने इनको 24 में नकारता है, जनता को 27 में नकारने जा रही है। चलिए ठीक है बिनू मेनन साहब, 27 में जनता आपको नकारेगी। अखिलेश यादव तक ये दावा कर रहे हैं, निखिल साहब तो कर ही रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में आपकी सरकार जा रही है क्योंकि आप हिंदू मुसलमान रोड जाम होता है, सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। हम सब इस चीज का बोलते हैं कि भैया नमाज हमेशा अपनी जगह पर होनी चाहिए, पर जब सरकार कम से कम उनको कोई चीज की सुनिश्चित तो करे। सरकार कम से कम ये तो करे भाई, हफ्ते में खाली 15 मिनट के लिए कोई ऐसी कोई जगह अलॉट करवा दे जहां पर जाम लगता है, जहां पर अगर हमारे रोड पर नमाज पढ़ने गाँव की बात है तो गाँव में सभी आदमी अपने गाँव में घर में रहो, अपने क्या कहते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। कुछ शहरी इलाके होते हैं जिनमें जबरदस्ती से मैं समझता हूँ कि जगह न मिलने के कारण हमारे मुसलमान भाई रोड पर आ जाते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। रोड पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए और इसके प्रति सरकार को हर हफ्ते में मात्र 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई जमीन अलॉट करवा ठीक है। मेरी बात सुनिए, अगर आपको ये तमाम बातें बोलनी है ना, अभी बड़ा समय है सर, रैलियों में जाइएगा, अखिलेश यादव के साथ बोलिएगा, लेकिन यहाँ डिबेट हो रही है तो थोड़ा पक्ष हम बिनू मेनन साहब का ही पूछ लेते हैं। आपके ही सवालों का जवाब ले रहा हूं मैं, बिनू मेनन साहब। देखिए सबसे पहले जो इन्होंने पक्ष रखा, ये मैंने अपने पहले ही ओपनिंग कमेंट में बताया कैसे 1970 से 1999 तक जो है मदाई सावा जो प्रोसेशन है शिया कम्युनिटी का, ये कैसे बैंड रहा और अटल बिहारी वाजपेयी जी के आने के बाद सैंक्शन हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो हमारे देश के अल्ट्रा सेक्युलर और ये अल्ट्रा सेक्युलर नहीं सूडो सेक्युलर, ये जो नकली सेक्युलर हैं और जो यहाँ के जो मुल्ले मौलवी हैं जिन्होंने लोगों को गलत सीख दी है, इसका खामियाजा जो हमारे मुसलमान भाई काबा जाते हैं वहां पे भी करना पड़ता है। काबा में पहुंचने के बाद जो तवाफ जो करते हैं, उसके बाद जहां खड़े वहां पे अपना नमाज पढ़ने लगते हैं और काबा में वहां की जो पुलिस है उन्हें उठा उठा के फेंकती है, क्योंकि वहां पे भी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पे भी एक निर्धारित जगह पे मस्जिदों में या निर्धारित जगहों में ही नमाज पढ़ना अलाउड है। ये यहीं पे हमारे देश में है, जो यहाँ के जो ऑपोजिशन है या मुल्ले मौलवी हैं, ये लोगों को प्रेरित करते हैं सड़कों पर अराजकता फैलाकर सड़कों पे नमाज पढ़ने के लिए। देखिए जो नमाज जो है मस्जिद में पढ़ी जाए, और भाई आपके टाइम टेनिंग मतलब सुन लो, और जहां तक नमाज पढ़ने की बात है मस्जिदों में पढ़ी जाए। और योगी जी ने क्या बोला, अगर तादाद ज्यादा है तो शिफ्टों में किया जाए। महाराष्ट्र में, मुंबई में कई मस्जिद हैं जहां पे 2-2, 3-3 शिफ्ट लगी जाती है। अहमदाबाद में ऐसे कई मस्जिद हैं जहां पे 2-2, 3-3 शिफ्टों में नमाज पढ़ी जाती है, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो ऐसा क्या है? और ये बात जो है योगी जी ने बहुत पहले तय कर दिया है और उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है। और अब की बात जो बात है, अगर ये कहते हैं कि इलेक्शन से पहले योगी जी ने बात जो बोली उसको एक रिलीजियस मुद्दा बनाने का काम जो है अपने फेवर को लेने के लिए विपक्ष ने किया है। योगी जी ने क्या कहा कि किसी राज्य ने जब उनसे पूछा कि भाई क्या आपके प्रदेश में नमाज सड़क पर पढ़ी जाती है, उन्होंने कहा नहीं पढ़ी जाती। इन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया, बस। इसको मुद्दा बनाने का काम किसने किया? विपक्ष ने किया। निखिल साहब एक मिनट, ठीक है निखिल साहब, आप तो समझ गए बिनू मेनन साहब ने क्या कहा, लेकिन ये बात ठीक है क्योंकि अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया वो तो कह रहे हैं कि नमाजियों पर डंडे भी बरसाने का आप लोग काम करते हैं। आप संतुष्ट हैं बिनू मेनन साहब से? वो कह रहे हैं कि भैया जो चीजें व्यवस्थित है व्यवस्थित रहेंगी, और हमने तो बता दिया कि सब देशों में तो ये कल्चर भी नहीं है जो इंडिया में है। नहीं हर जी, अभी बिनू मेनन जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, इन्होंने एक बात साफ तौर पर एक बात इन्होंने बोली, या इनके मुख से बात निकल गई है कि भारत देशों में हमारे अल्पसंख्यक भाई मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं या फिर उनके लिए निर्धारित जगह तय की जाती है। इन्होंने अभी ये बात बोला कि निर्धारित जगह तय की जाती है, तो कम से कम ये भारतीय सरकार को तो बोले कि भाई आप को जगह निर्धारित करो। आप मतलब कि ये बोल पाएंगे कि सरकार को चीजें सरकार को जगह निर्धारित कर देनी चाहिए। भारत देश वालों वो बोलेंगे। मैंने महाराष्ट्र और अहमदाबाद का एग्जाम्पल भी दिया। कुछ जगह को निर्धारित कर देना चाहिए। और दूसरी बात, साफ तौर पर हम मुसलमान भाई अपने घर नमाज पढ़ता है, मस्जिद में नमाज पढ़ता है और गांव में अगर नमाज पढ़ता है वो बात लगा, पर जो ये जो इस समय जो मुद्दा योगी जी ने उठाया, ये बड़े शहरों का मुद्दा उठाया और बिल्कुल सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। पर सरकार अपनी नाकामी पे से ना भागे। सरकार ने 9 साल में मात्र शहरवाद को छोड़कर सरकार ने कोई कुछ नहीं किया है। तो सरकार जब चुनाव आते सरकार ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं, शिफ्टों में करने पर क्या दिक्कत है? निखिल भाई, सरकार कम से कम कोई जगह निर्धारित करती। अरे बिनू मेनन जी, आपको जगह निर्धारित करवा तो बताइए इस समय क्या हाल है, बताओ गाजियाबाद का, मेरठ का। और मैं समझता हूँ कि जब नमाज होती है
तो क्या हमारे इतने भाई चलिए इतने ठीक है, परेशान हो अवनीश साहब, जाते मैं हैं। आपके और पास आ रहा परेशान हूं, ठीक खाली है, ये नहीं, अब आप ठीक ये है, मत बोलना कि पत्रकारों आप को भी इनकी बोलने साइड का में रहो, मौका क्योंकि हम देते हैं। समाजवाद में ये ठीक मतलब है, होता है कि चलिए ठीक है, हर ठीक व्यक्ति की है। दुख और परेशानी को समझना। हाँ, और दूसरी वीरमहल बात, साहब मैं आ रहा हूँ, कम बस से एक कम मिनट, अवनीश साहब के पास जा रहा सरकार हूँ, थोड़ा कम से कम क्लियरली सरकार वो ये समझा सुनिश्चित देंगे करे। ना, वो अरे पत्रकार भैया, हैं, हम आप पत्रकार जब हैं, चुनाव सवाल आते पूछते हैं हैं, तो आप आप दोनों धार्मिक को मुद्दे लेकर आते थोड़ा हैं, आपके पास लगेगा जरूर, महंगाई, लेकिन वाजिब बेरोजगारी, सवाल होगा। इतने इतने अहम अवनीश मुद्दे साहब, हैं, उसको आप नहीं, सारा इतने भूल ही चुके हो। आप क्योंकि रहनुमा सरकार हैं, सारी तो मैदानी एमओयू साहबा में क्यों इतनी देर लगी, क्यों अटल जी को आना पड़ा? अरे हर्ष जी, भैया, अटल का भी आप नेहरू जी हर्ष की बात करते हो, कभी आप अटल जी की बात करते हो, मैं तो चलिए समझ नहीं ठीक पा रहा है, हूँ आप देश को बिल्कुल। खाने के आप तैयार देखिए हो। ना, निखिल साहब, 1970 से निखिल साहब, आपका 1970 से समझ रहे हैं, 1999 ठीक तक है, बंद रहा। ठीक है, आपकी सरकार भी रही, निखिल कांग्रेस की साहब, सरकार भी रही, इतने बड़े हितैषी थे, तो उससे आपने शिया समुदाय के उस प्रोसेशन पर बैन हटाया क्यों नहीं? कारगिल में भी आपको मैं नहीं, याद दिलाना चाहूंगा, हर्ष जी, जो है करीब 1990 की बात है, शायद 1990 में से मुहर्रम के जुलूस बंद थे, जो कि 2023 में जाकर मोदी जी ने हटाए। तो देखिए, जो चीज जायज है उसके साथ खड़े हैं। और जब 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 लोगों के साथ देखिए, सारी जो बातें क्या झूठी नमाज, कर जो रहे हैं। नमाज 3 शिफ्ट में 2 इनकी शिफ्ट में नहीं बातों की में जा कोई सकती। तथ्य नहीं है। मैंने आपको महाराष्ट्र का सारी एग्जाम्पल बातें दिया, गलत मैंने है। आपको अहमदाबाद इस का समय की एग्जाम्पल बात दिया, कर रही है। वहां मस्जिदों में 2-2 इस समय 3-3 देश में शिफ्टों क्या में हाल है? नमाज पढ़ी जा रही है। क्यों, क्या उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा सकता? मतलब अराजकता फैलाना जरूरी है? जब इस्लामिक कंट्रीज में नहीं हो रहा, वहां पे 1000 दिरहम, मैंने आपको जैसे बताया, अबू धाबी में 1000 दिरहम और दुबई में 500 दिरहम का इस पर फाइन काटा जाता है अगर ऐसे रोड ब्लॉक करें तो। भाई, अपनी मस्जिदों में 2-2 3-3 शिफ्टों में किया जा सकता है, इनकी और बातें देश कोई में हो समझ रहा नहीं पा रहा है, है। महाराष्ट्र में हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है, 2-2 ये 3-3 ऐसे शिफ्टों में चिल्लाने नमाज से पढ़ी क्या जा रही होगा? है। अराजकता अरे अराजकता चिल्लाने फैलानी से आपकी है। चिल्लाने से कितनी झूठ अगर है, जो इन्होंने, आदमी भाई झूठ बोलते आपने हैं, वो मुसलमानों चिल्लाते के हैं। हितैषी होते, अगर आप मुसलमानों के हितैषी होते तो 22 साल नहीं लगते, 22 साल नहीं लगता उस जुलूस को वापस उसके ऊपर से बैन हटाने में। अटल ये जी पता जब नहीं आए क्या तो चलिए बोल ठीक उसमें रहे है, से हैं, बैन अवनीश अपनी साहब, हटाया। मैं बातों को आपके समझ पास आ नहीं रहा हूँ, पा ठीक रहे है हैं, क्या वीरमहल रट्टा साहब, मारकर ठीक है, बैठे इधर, आपने, पता नहीं मतलब जो ठीक है, मुद्दे की आपने बात है निखिल वो साहब को नहीं जवाब करेंगे। दिया। और मैं और आप आप अपनी एक मुद्दे की बात बता दो ना, आपने मुसलमानों के लिए इस पर समाधान जवाब दे दो भैया। आपके पास मुद्दा नहीं है, आपके पास मुद्दा नहीं है। अरे जगह दे दो, जगह दे दो, जगह दे दो। मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड की जगह है, मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड की जगह है, उसको निर्धारित कर ले। मस्जिद में 2-2 3-3 शिफ्टें हो गए। भाई आप बता दो ना, 22 साल क्यों लगे? आप मुझे बता दो, आपकी सरकार भी रही, मुलायम जी की सरकार रही, तो वो 22 साल क्यों लग गए उस बैन को हटाने में लखनऊ में? मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। 22 साल की आपको मनगढ़ंत साल है, पर इस समय की जो आप बात देखें तो अरे बात क्या है ना, आपके पास नॉलेज की कमी है, आपके पास ज्ञान की कमी है। भाई आंख बंद करके शुतुरमुर्ग की तरह अंधेरा करने से तो काम नहीं चलता। आप ऑस्ट्रिच की तरह शुतुरमुर्ग की तरह मट्टी में सर डुबाओगे ना तो दुनिया नहीं दिखेगी, ऐसे नहीं होता है। यहाँ बैठकर कुछ भी बोलने का, हम कुछ भी सुनेंगे। इनको एक तो मैं बता रहा हूँ ना, मदर साहबा शिया कम्युनिटी का प्रोसेशन है जो लखनऊ में 22 साल से बैंड था, 1970 से 1999 तक बैंड था, उसमें हटाने का काम अटल जी ने किया। आपने क्या किया बताइए? फिर आप लोगों की ये बात वो लोग हैं जो हमेशा हर पूरे समाज में जहर बात फैलाते हैं। मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूँ, भाई 20 साल से तो आपने क्या कर लिया? क्या 22 साल की बात? बिल्कुल करा ना, बिल्कुल करा ना। नमाज पढ़ी जा रही है सड़कों पर, नहीं पढ़ी जा रही। आपने तो अराजकता कर रखा था, आपने तो अराजकता कर रखी थी ना। हमारे टाइम पे सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही, और जो माफिया था उन्हें मट्टी में मिलाने का भी काम कर दिया। राजनीति हो रही है। भैया आप बताओ ना, आप जो है, बात क्या है, आपके पास डेटा होता नहीं, आपके पास नॉलेज है नहीं, आप दूसरा अगर कोई नॉलेज देगा इस पर जवाब दिया नहीं। आपको 22 साल का हिसाब मांगा ना मैंने, 22 साल का हिसाब मांगा मेरे पास बीजेपी न्यूज 22 साल का तो मैंने यूपी का मांग रहा हूँ। 22 साल क्यों लग गए? 22 साल क्यों लग गए? मदाई साहब जो प्रोसेसर है शिया कम्युनिटी का, उसको वापस स्थापित करने में 22 साल क्यों लग गए? अटल जी को ही क्यों आना पड़ा उसमें बैन को हटाने के लिए? भाई मेरे पास जवाब है नहीं, मैं कह दूंगा रट्टा है, मैं कह दूंगा नॉलेज नहीं है। क्या शुतुरमुर्ग की तरह मट्टी में सब दोबारा से अंधेरा नहीं हो जाएगा? गलत नहीं है, लेकिन बिनु मेहनत जी कोई भी बातें मुद्दे की करते नहीं है, ना इन्हें कुछ। भैया मैंने तो हदीस की बात, मैंने सवाल उन्हें जिससे लिया मारकर बैठ जाते हैं, इन्हें ये नहीं पता कि मैं समझता हूँ फैसले कौन सी बात कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा जहरबाद ये फैलाते हैं, 20 साल से ये 11 साल से बताइए आज तक इन्होंने क्या कर दिया। और जितनी भी आपकी जरूरत थी, सारी उत्तर प्रदेश के चुनाव में निकाली जनता ने, सारी हैकड़ी आपकी निकाली जनता ने, और अभी 27 में भी आपको पूरी हैकड़ी निकल जाएगी, फिर आपको समझ आएगा। अरे भैया
रखी है से हम कम थोड़ा लोगों सच ने। बोलिए। जनता हाँ आपकी ठीक है, जुमलों को ठीक है, समझ ठीक है। चुकी है, जनता आपके अरुणेश झूठ साहब, को समझ अरुणेश साहब चुकी है। प्लीज, इसलिए ये रिक्वेस्ट है बार बार आपसे। ऐसी तेज आवाज में मत हाँ बोलिए, ठीक है, क्योंकि जनता चलिए ठीक है। आपसे उपज चुकी है। अरुणेश जी, आपकी हिम्मत नहीं है हाँ महंगाई पर, बेरोजगारी पर चलिए ठीक बात है करने निखिल की। साहब, आपकी निखिल साहब हिम्मत नहीं ठीक है है। इस समय क्राइम अरुणेश पर जी, बात करने की। अरुणेश जी, आपकी हिम्मत नहीं है इस समय अरुणेश पेट्रोल जी, डीजल पर बात करने के निखिल साहब लिए। देखिए मुझे भी आपके आपका भी रिश्तेदार ऑडियो डाउन करना अमेरिका पड़ेगा, से फिर मैं दोनों छुड़वाए की जा ऑडियो रहे डाउन हैं, कर दूंगा और आपके रिश्तेदारों के केस अरुणेश साहब वापस को लिए जा रहे हैं। सुनूंगा आपकी फिर। हिम्मत नहीं है उनके बारे में बोलने की, तो बात चलिए यही ठीक क्यों है, होनी चाहिए? और अगर ठीक है। बात अगर हिम्मत मुद्दा आपकी आज भी नहीं है योगी क्लियरली लोगों को आदित्यनाथ जी बताने की किस स्टेटमेंट मुद्दे का पर है, आप चुनाव लड़ रहे और तो हैं। कम से आप कम बार बार हमें ये समझ मुसलमानों की लीजिए बात कि करते हैं। एक मुलायम सिंह मुख्यमंत्री यादव जी ने की ऐसी मुसलमानों वाणी की होनी बात की, चाहिए, अखिलेश कभी यादव बड़ी ने सरल वाणी मुसलमानों की होनी बात चाहिए। की। मुख्यमंत्री कौन जो सा भलाई खुली का या काम आपने मुख्यमंत्री मुसलमानों जो के लिए किया जननेता है? उन्हें रिक्वेस्ट करनी चाहिए, अपनी जनता और को वैसे ही समझानी आज चाहिए। सवाल उठा ऐसे रहे हैं कि सर्वे भैया माकर मुसलमान जैसी भारतीय जनता मुख्यमंत्री आप पार्टी दे दो। इन्होंने जो आज तक गुंडागर्दी कर आपने रहे हैं, कोई वैसे योगी जी अनाउंस नहीं किया कि गुंडागर्दी कर रहे हैं, मुसलमान तो मुख्यमंत्री हम दे गुंडागर्दी देंगे। किसी की भी नहीं है। ठीक है निखिल साहब, मैं आप समझता हूँ कि अपनी किसी की गुंडागर्दी भी यहाँ मत सहनी नहीं दिखाइए। चाहिए। अरुणेश और साहब, दूसरी बात, अरुणेश साहब, हमारा अल्पसंख्यक समाज बहुत ठीक है, समझदार है, वो इन बातों को चलिए समझेगा ठीक है। और कम से कम भारतीय जनता हाँ पार्टी के इन जाल और इन चुंगल में नहीं आएगा। ठीक है। अरुणेश साहब प्लीज, बिनुमैन साहब प्लीज, रिक्वेस्ट है अरुणेश साहब। अरे क्या साहब, हर्ष आप देख रहे हैं, आप एंकर हैं, होस्ट हैं इस प्रोग्राम के। पिछले 5 मिनट में लगातार दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता एक ही बात को 4-4 बार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और हम बाकी जो 2 पैनलिस्ट को आपने बैठा रखा है, तो थोड़ा-सा जो है डेकोरम मतलब मेंटेन रखिए मेरे हिसाब से। बाकी आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप आपको बीच में इंटरप्ट करना चाहिए, आपको किसी और को लेके आना चाहिए। वो 22 साल पहले की बात उठा रहे हैं, वो उसे जवाब दे रहे हैं, तो हम लोग इसका मतलब है ही मूक दर्शक बने रहे। अरे आप एंकर की तरह जो है इंटरप्ट कीजिए, हम लोगों के पास आइए, एक दूसरे गेस्ट भी हैं उनके पास भी जाइए। मतलब ये 1 आध मिनट तक तो चलता है। मैंने टाइम देखा है जब से ये दोनों पार्टियों के प्रवक्ता आपस में 5 मिनट तक कर रहे हैं। खैर, आपका जो मुद्दा है मैं आपको बता देता हूँ कि महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले 1 हफ्ते के दौरान दूसरी बार जो है ये बढ़ाया गया है पेट्रोल डीजल के दाम। तो जाहिर सी बात है कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे अपने आप पे हैं, लेकिन जो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति है हमारे देश में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, ये थोड़ा सा चिंता की बात भी है। क्योंकि आजकल जो आपका चैनल है, यूथ भी इसको देखता है, और जो आजकल का जेन ज़ी है, जिसको हम कहते हैं कि जो है यूथ है, वो सरकार बनाने की और बिगाड़ने की सब क्षमता रखता है, 18 साल से ऊपर का है। लेकिन वो समझता भी है कि कहाँ पे हमारे असली मुद्दों पे बात हो रही है, या फिर दरअसल हमें नकली मुद्दों के ऊपर उलझाया जा रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे देश का संविधान हम सबको देता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म को मानता हो, ये सबको अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन वही बात जो मैंने पहले संबोधन में कही थी कि हर एक व्यक्ति का धर्म, आस्था नितांत व्यक्तिगत विषय होता है। ये हम उसको क्यों पब्लिक डोमेन में लेके आए? रही बात शासन और प्रशासन की, तो ये भी बात सच है कि मुख्यमंत्री किसी एक जाति या धर्म का नहीं होता है। मुख्यमंत्री उस राज्य में जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, उन सबका वो प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जितना ख्याल योगी जी हिंदुओं का रखते हैं, कांवड़ यात्रा के दौरान फूल बरसाए जाते हैं, हिंदू धर्म के लोगों का ख्याल जितना रखते हैं, उतना ही मुस्लिम धर्म का भी रखते हैं, उतना ही ईसाई धर्म का भी रखते हैं। मतलब हर एक धर्म, यही बात है। दूसरी बात यहाँ पर समाजवादी पार्टी तो कह रही थी नहीं ऐसा है ही नहीं, मुसलमानों का कोई मसीहा ही नहीं है, ये तो हम है तो हम रहेंगे वर्तमान में भी हम। आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। देखिए ऐसा है कि मुलायम का जो अवधारणा थी ये कहाँ से आई है? ये तो बहुत पहले से यूपी की राजनीति में होता आया है कि समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों की पार्टी कही जाती है और भाजपा हिंदुओं की पार्टी कही जाती है। क्या बोलते हैं? क्यों आप लोग पार्टी वाले मत बोलिए, बना रहे हैं? भाषा बोलिए, दूसरों पार्ट बनाने वाले खुद ही अपना पार्ट बोल रहे हैं। जनता की पार्टी बनते ना, सबका विश्वास जीतिए, सबका ये भी दिल भारतीय जीतिए। जनता पार्टी के आपका केवल नारा निश्चय है है और सबका कुछ नहीं साथ, है। सबका बिनु विश्वास, मानी जी लेकिन के वो दूर के नारा भाई हैं ये। कहाँ पे पूरा हो रहा है? और रही बात ये है कि समाजवादी पार्टी को पीडीएफ फार्मूला अपना करके अगले साल राज्य में सत्ता लेनी है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना है और उनको टफ कंपटीशन दिया जा रहा है। तो अग्नि परीक्षा अगर अखिलेश यादव की है तो योगी जी को भी है कि क्या वो तीसरी बार राज्य के, इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं। देखने वाली बात है। फिलहाल ये भूमिका बनाई जा रही है, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि यूपी में शासन प्रशासन सख्त होना चाहिए, नियम कानून सबके लिए लागू हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी सड़कों पर चलिए ठीक है, अराजकता फैलाए और अगर वो कोई फैलाता है तो के पास जाऊं जल्दी से, होनी कम चाहिए। समय है। ठीक है, ठीक है। अरुणेश साहब ने क्लियरली बोल दिया कि देखिए कुछ मुद्दे छूट रहे हैं, उस मुद्दे पर आप बातचीत नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी ये सवाल पूछ रही है और अरुणेश जी भी सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं
ये कहा जा रहा है कि जो अहम मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए वो गायब नजर आ रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी से मैं भी पूछूंगा क्योंकि वो भी अहम मुद्दों पर बातचीत नहीं कर रही है, लेकिन आप पर भी सवाल उठता है। पेट्रोल डीजल का जिक्र हुआ, महंगाई का हुआ, वो सब मुद्दे नजर नहीं आते विनोमैन साहब। जी हर्ष जी, देखिए जहां तक सवाल की बात है, अभी देखिए आप जैसे ये जो हमारे विपक्ष है उनका आप टेक देख लीजिए। जरा सा अगर कोई व्यक्ति बीजेपी की अच्छाई बोल देता है, वो उस व्यक्ति को जो है बीजेपी का साथी बना देते हैं, गोदी मीडिया बना देते हैं, और हमारे साथी को हमारे दूर का भाई बना दिया। तो दूर के भाई नहीं, हमारे सगे भाई हैं, और पूरे भारतवर्ष के हर कोई हमारे सगे भाई हैं। और जहां तक जो महंगाई को लेकर हमारे भाई ने हमारे ऊपर तंज कसा महंगाई को लेकर, तो उसके ऊपर भी मैं बता रहा हूं, मैंने इनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं जताई। अब जहां तक महंगाई की बात है, अब फ्यूल प्राइसेस को देकर देख लीजिए, यूपीए के टाइम पे 133% इंक्रीज है फ्यूल प्राइसेस में, और हमारे टाइम पे 33% का इंक्रीज है। और अगर औसतन महंगाई देखी जाए, यूपीए के टाइम पे 8.2% था महंगाई, हमारे टाइम पे 4.97 से 5% है महंगाई का दर। और जहां तक अभी आप महंगाई की बात कर रहे हैं, इस टाइम पे क्राइसिस देखिए, अमेरिका तक में 20% जो है फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज आया है। अब जाकर हमारे यहां पे हमने इंक्रीज किया है। इसके बावजूद जो बीजेपी प्रशासित जो देश है, राज्य है, वहां पे क्या है, उत्तराखंड में 96.30, गुजरात में 97.79, लखनऊ में 94.69, और विपक्ष जो कांग्रेस प्रशासित क्षेत्रों में देखो, कर्नाटका में 106.62 रुपीज, तेलंगाना में 11.83। तो कौन महंगाई बढ़ा रहा है, आप देखो ना। और हमने अगर उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति दी है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद 18,000 नई फैक्ट्री बनी है। मैं कई बार बोल चुका हूं इस बात को। और अगर स्टार्टअप 18 से 20,000 नए स्टार्टअप उत्तर प्रदेश में आए, जिसमें से 43% महिलाओं की भागीदारी है, और 11 लाख जो है लखपति दीदियां उत्तर प्रदेश में अकेली बनी है। तो ये सारा जो है उत्तर प्रदेश की विकास का काम है। अगर उत्तर प्रदेश आज पूरे देश में सबसे ज्यादा फल और सब्जियों का प्रोड्यूसर बन रहा है, तो ये हमारा विकास है। हमने अगर इन गुड्डे माफियाओं को मट्टी में मिलाने का काम किया, ये हमारा विकास है। विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, जो ये गुंडे माफियाओं के सामने नतमस्तक होते थे, ये इनके टाइम पे ये गुंडे माफिया पुलिसों को बंधक बना लेते थे। आज पुलिसों का खौफ है, आज पुलिस का खौफ है इन गुंडे माफियाओं के मन में। आज जो है ये लोग अराजकता फैलाने के लिए ये बात कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा इस्लामिक कंट्रीज में बैंड है, पर ये चाहते हैं कि भाई प्रदेश में जो है लोग सड़कों पर नमाज पढ़े। सवाल पूछेंगे, ठीक है, ठीक है। निखिल साहब जल्दी से संक्षेप में रिप्लाई करिएगा सर, समय बहुत कम है मेरे पास। नहीं, कुछ आंकड़े बीनू मेनन जी बता रहे थे, और मैं कुछ आंकड़े इनको बता दूं। हालांकि इनके आंकड़े कुछ यूनिवर्सिटी से आ सकते हैं, पर मेरे आंकड़े आप सुन लेंगे तो आपके होश उठ जाएंगे, तो आंकड़े सच्चाई की है। अभी भी समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से होगा आपके आंकड़े। मुझे ये पूरी बात लीजिए, उत्तर प्रदेश में अभी भी योगी सरकार पर 8,72,000 करोड़ का कर्ज है। और दूसरी बात, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तो इनके बात पता होनी चाहिए। 8,72,000 करोड़ का तो अभी योगी सरकार पर कर्ज है, और जो हमारी केंद्र सरकार है उस पर 182 लाख करोड़ रुपया कर्ज है। और दूसरी बात, जितनी चुनावी रेवड़ी बता रहे थे, तो इस समय हर जनता, हर व्यक्ति ये बोल रहा है कि दाल रोटी खाओ पर भूख उनका हुक्म, कि इस समय जो महंगाई है, महंगाई पे पा रही है। और दूसरी बात, जो मोदी जी के जो साथी हैं, उन साथी के पीछे मोदी जी इतने बड़े अंधभक्त हो चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में कर्जा देश का भट्टा गोल करने में कहीं ना कहीं बीनू मेनन जी की भी हिस्सेदारी है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। और साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, अब आपसे सवाल ले रहा हूं, क्योंकि देखिए सर, नेताओं की अगर बात करें तो राजनेता है, राजनीति करेंगे, रैली वाली भाषा डिबेट में भी बोली जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैं बार बार यही सवाल कर रहा हूं, और आप समझते हैं उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि क्या वो मुद्दे एक बार फिर से गौण होने को हैं? क्योंकि अभी आप देखिए, मजहब के नाम पर चाहे कोई भी पार्टी हो राजनीति कर रही है। क्या सड़क, नाली, पानी, ये सब मुद्दा गौण हो जाएगा, छिप जाएगा, और वो तस्वीर हमें नजर नहीं आएगी? अवनेश, देखिए, ऐसा है कि जब इस देश की जनता और खास तौर पर युवा वर्ग सड़कों पे उतरेगा, असली मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकारों को, शासन और प्रशासन को उनकी बात सुननी पड़ेगी, असली मुद्दों को समझना पड़ेगा। एक उदाहरण देता हूँ, शायद कल ही की बात है या परसों की बात है, लेकिन अभी रिसेंटली ही 2 युवाओं से जुड़ी बड़ी घटनाएं। पहली घटना है कि हमारे जो है मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी पीसीएस अधिकारियों को, जो लोग पास हुए थे, क्वालिफाई किए थे, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे थे। उसी लखनऊ में चंद किलोमीटर की दूरी पर
69,000 टीचर्स में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो ऐसे अभ्यर्थी थे, आवेदक थे, जो सड़कों पर इतनी भीषण गर्मी में सड़कों पर लेट करके यूपी के शिक्षा मंत्री की ओर जा रहे थे। अब देख रहे हो, एक ही प्रदेश है, दो तरह के युवा हैं, सरकार उनसे मिल रही है जहां पर उनको लगे कि देखिए हमने इतने सारे युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और उसमें कई ऐसे युवा हैं जो बेचारे पास हो गए थे, क्वालिफाई कर गए थे, उनको अपॉइंटमेंट मिलने वाला था, उनका जो है रोजगार तय हो जाना था। पिछले 3-4 साल से वो मामला कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि यूपी की सरकार उनको जो है उन अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा वकील नहीं मुहैया करा पा रही है। दूसरा संदर्भ मैं आपको दे रहा हूं असली मुद्दों का। आज की तारीख में डीजल पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, जो हमारे देश की समझदार जनता है वो जानती है कि पेट्रोल डीजल क्यों बढ़ रहा है। भाई अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हैं, है ना? लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो? अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने काफी तर्क दिए, तथ्य दिए, लेकिन जब क्रूड ऑयल जो होता है, कच्चा तेल होता है, जब वो महंगा होता है तो आप तर्क देते हो कि हमारी जो तेल कंपनियां हैं, भारतीय तेल कंपनियां, उनको इतने हजार लाख करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, इसलिए उनको घाटे की पूर्ति के लिए हम 1-2 रुपए 10 रुपए 5 रुपए बढ़ा देते हैं। लेकिन सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो आप तेल महंगा कर देते हैं, डीजल पेट्रोल, और जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो आप डीजल पेट्रोल के दाम सस्ते क्यों नहीं करते? लेकिन निखिल साहब, अब आप मत कह दीजिएगा कि अरुणेश साहब सहयोगी हैं बीनू मेनन साहब के, या हमारे तो सहयोगी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन बीनू मेनन साहब के वो सहयोगी नहीं है। और हूँ स्वतंत्र पत्रकार, न किसी पार्टी से, न किसी पद से, न अभाव में, न प्रभाव में। मैं अपने जीता हूँ स्वभाव। हम जरूर मुलाकात जो सच होता है, जो मुझे सही लगता है, मैं उस दृष्टिकोण से बात करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम बातचीत कर रहे थे। वरिष्ठ पत्रकारों ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं जायज है, और अगर इन नेताओं की बात करें तो नेता आपके सामने ऐसी राजनीति करते रहेंगे। आपको फैसला लेना है कि आपको आखिर वोट कैसे और किसको देना है, और कौन सा व्यक्ति आपके लिए सही है जो आपके और आपके बच्चों के भविष्य को सुधारेगा। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।